वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 35 भारतीय विज्ञान। भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। भारत में वैज्ञानिक का उद्भव ईसा से 300 वर्ष पूर्व हुआ। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों से वहाँ के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग का पता चलता है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चाणक्य और सुश्रुत, खगोल विज्ञान व गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान में नागार्जुन की खोजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप में हो रहा है। आज विज्ञान का स्वरूप काफ़ी विकसित हो चुका है। पूरी दुनिया में तेज़ी से विज्ञान खोजों हो रही है। इन आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बसु, फूल चंद्र राय, सी.वी. रमन, सत्यदेवनाथ बोस, मेघनाथ शाह, प्रशांत चंद्र, महाबोलि, श्रीनिवास रामानुजन, हरगोविंद खुराना आदि का वनस्पति, भौतिक विज्ञान, रसायन, यांत्रिक, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि क्षेत्र में बहुत योगदान है। इस पाठ में हम भारतीय विज्ञान के उद्भव, विकास, उपलब्धियों तथा संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप प्राचीन भारत की गौरवशाली वैज्ञानिक परंपरा के बारे में बता सकेंगे। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपाधियों का वर्णन कर सकेंगे। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक परंपरा का दुनिया के अन्य प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा से तुलना कर सकेंगे। मध्यकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा का स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों की प्राचीन उपलब्धियों से तुलना कर सकेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का विश्लेषण कर सकेंगे। क्रियाकलाप: नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उक्त चित्र में दर्शाया गया यह लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार में। आपके विचार से ये लगभग कितना पुराना होगा? 1700 साल पुराना। इस लोहे स्तंभ की क्या विशेषता है? जी हाँ, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पश्चिम स्थित एक लोहा स्तंभ है जो 14वीं सदी में यहाँ स्थापित किया गया था। आज इसे 17 साल पहले बने इस लोहे स्तंभ की विचित्रता ये है कि आज तक इसमें कहीं भी जंग नहीं लगी है। आप सोचिए इसमें जंग क्यों नहीं लगा? क्या आप पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हैं? आइए समझिए। भारतीय वैज्ञानिक विकास के विभिन्न चरण तथा उपाधियाँ। भारतीय विज्ञान का विकास प्राचीन समय में ही हो गया था। अगर यह कहा जाए कि भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम परंपरा है तो अतियोगित ना होगी। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियाँ भी अपनी बस्तियाँ बसाना सीख रही थी, उस समय भारत में सिंधु घाटी के लोग नियोजित ढंग से नगर बसा कर रहने लगे थे। उस समय एक समय तक भवन निर्माण, वास्तु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उन्नत दशा में विकसित हो चुके थे। फिर आर्यों के साथ भारत में वैज्ञानिक की परंपरा और भी विकसित हो गई। इस काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा, धातु आदि क्षेत्रों में वैज्ञानिक ने खूब उन्नति की। विज्ञान की यह परंपरा ईसा के जन्म से लेकर 200 वर्ष पूर्व से शुरू होकर ईसा के जन्म के बाद लगभग 11वीं सदी तक काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इस बीच आर्यभट्ट, बारहमील, ब्रह्मगुप्त, ओदयान, चाणक्य, सूत्र, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जयसिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा विकसित हुई। मध्यकालीन यानी मुगलों के आने के बाद देश में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहने के कारण भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का विकास थोड़ा रुक अवश्य, किंतु प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित ग्रंथों के
अरबी फ्रांसों में खूब अनुवाद हुए। यह एक महत्वपूर्ण चरण था जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा दूर देशों तक पहुंची, जिसने सभी को प्रभावित किया। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के विकास का ये एक नया आयाम था। दूसरे देशों की वैज्ञानिक परंपराओं के साथ मिलकर इसने नया रूप ग्रहण किया। मुगल शासक के बाद जब अंग्रेज शासन स्थापित हुआ तो भारत में एक बार फिर से वैज्ञानिक की परंपरा तेजी से विकास की और उन्नति हुई। अब तक विभिन्न संस्कृति के साथ मिलकर भारतीय वैज्ञानिक परंपरा की पौड़ हो चुकी थी। अंग्रेजी शासक के दौरान ज्ञान विज्ञान के विविध स्रोत और संसाधन विकसित हुए, जिस कारण यहाँ की वैज्ञानिक परंपरा को विकसित होने के लिए खूब उभर भूमि प्राप्त हुई, जिसमें विविध क्षेत्रों की उपलब्धियाँ हासिल की। अग्रस्त भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को निम्नलिखित 2 चरणों में बांटकर विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है: प्राचीन भारतीय विज्ञान और मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय विज्ञान। प्राचीन भारतीय विज्ञान। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कारों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जनजाति बस रही थी, उस समय सिंधु घाटी के लोगों ने नियोजित नगर बसाकर रहते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चुनिंदड़ो, बनवाली, सुकुड्डा आदि स्थानों हुई खुदाई में मिले नगरों के खंडहर, जिसके प्रत्येक प्रमाण हैं। इन नगरों के भवन, सड़कें, नालियाँ, स्नानघर, कठोर आदि पक्की ईंट से बने थे। यहाँ के निवासी जहाज़ों द्वारा विदेश से व्यापार करते थे। माल तौल का ज्ञान उन्हें था। परिवहन के लिए बैलगाड़ी का उपयोग होता था। कृषि उन्नत अवस्था में थी, वैसे फंसे का उपयोग करते थे। कांसे के बने हथियार और औजार इसका प्रमाण हैं। सुनार, सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के आभूषण बनाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग खनन विद्या में पारंगत थे। कठोर रत्नों को काटने, ढालने, छेदने करने के लिए उनके पास उन्नत कोटि के उपकरण थे। ये लोग ऊनी और सूती वस्त्र बनाना जानते थे। इन लोगों की संस्कृति को इतिहासकार हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। आपने इतिहास में वैदिक काल के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। ये लोग खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखते थे। वैदिक भारतीय में 17 नक्षत्रों का ज्ञान था। वह वर्ष, महीने और दिनों के रूप में समय के विभाजन से परिचित थे। गंधाद नाम से ऋषि ने ज्योतिषी वेदांत में तत्कालीन खगोलीय ज्ञान को विकसित कर दिया था। गणित और ज्योतिषी का वैदिक युग में पर्याप्त विकास हुआ था। वैदिक कालीन भारतीय 10 गिन सकते थे। इसके विपरीत इसी खंड में यूनानी केवल 10 तक और रोमवासी 10 तक गणना कर सकते थे। वैदिक युग की अवशिष्ट उपाधियाँ चिकित्सा के क्षेत्र में भी मानव शरीर के सूक्ष्म अध्ययन के लिए शैव विश्लेषण, पोस्टमार्टम प्रक्रिया का कुशलता से प्रयोग करते थे। प्राकृतिक जड़ी बूटी और अपने औषधीय गुणों के बारे में लोगों को विशद ज्ञान था। तत्कालीन चिकित्सा स्नायुयुक्त और सुमड़ा रीढ़ की हड्डी के महत्व से भलीभांति परिचित थे। मौसम परिवर्तन, शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति तथा रोग पैदा करने वाले आनुवांशिक कारणों आदि के सिद्धांतों को वहाँ से मान्यता प्राप्त थी। आयुर्वेद चिकित्सा प्रवृत्ति का बहुत यात में उपयोग होता था। आवश्यकता पड़ने पर शास्त्रीय चिकित्सा की भी जाती थी। बाद में तो अरबों तथा यूनानियों ने भी शिल्प चिकित्सा को अपनाया। फिर तो रोम साम्राज्य में भारतीय जड़ी बूटी की मांग चिकित्सा के क्षेत्र में होने लगी। इसी समय वनस्पतियों और जंतुओं के बाह्य तक आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन में किए गए। कृषि के क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के फसल चक्र की प्रवृत्ति तब भी अपनाई जाती थी। भारत में वैज्ञानिक प्रकृति का स्वर्ण काल ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा के 5वीं या 7वीं शताब्दी तक रहा। धातु कर्म, भौतिक
रसायन शास्त्र जैसे विज्ञानों का विकास भी इसी युग में हुआ था। मौर्य काल में युद्ध के लिए अस्त्रों शस्त्रों का विकास किया गया था। कुछ यांत्रिक अस्त्रों जैसे पेशकों का विज्ञान तथा सिंचाई में अभियांत्रिकी का उपयोग अभिलेखनीय है। इसी काल में भू सर्वेक्षण की तकनीक अत्यधिक विकसित थी। विशालकाय प्रस्तर स्तंभों के निर्माण में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक कौशलों का प्रयोग इस युग की एक अन्य विशेषता है। इसके बाद गुप्त काल में वैज्ञानिक की सभी शाखाएं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। बीज गणित, ज्यामिति, रसायन शास्त्र, भौतिक, धातुशिल्प, चिकित्सा, खगोल विज्ञान का विकास चरम सीमा पर था। इस युग में अनेक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हुए जिनके अनुसंधान और आविष्कार का लोहा तत्कालीन सभ्य समाज के लोग मानते थे। प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियाँ। प्राचीन भारतीय विज्ञान की परंपरा और विकास के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से आपके मन में प्राचीन वैज्ञानिकों और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही होगी। तो आइए प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। खगोल विज्ञान ये भारत में ही विकसित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और उनकी अपनी दूरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। इसी तरह आइजैक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी। ये एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इनका श्रेय प्रत्याश वैज्ञानिकों को मिला। भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों से माना जाता है। वैदिक कालीन भारतीय धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे अपने ज्ञाज यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुसंधान ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लगन देकर क्या करते थे। शुभ लगन जानने के लिए उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास किया था। वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति से परिचित थे। वैदिक कालीन खगोल विज्ञान का एकमात्र ग्रंथ वेदांग ज्योतिषी है। इसकी रचना लद्दाख नामक ऋषि ने ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व की थी। महाभारत में भी खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। भारत में चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की चर्चा इस काल के लोगों को ज्ञात था कि ग्रहण केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही लग सकते हैं। इस काल के लोगों को ग्रहों के विषय में भी अच्छा ज्ञान था। वेदांग ज्योतिषी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक खगोल विज्ञान का कोई ग्रंथ नहीं मिला। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम लोगों को बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। इन्होंने पृथ्वी के आकर गति और पराधिक का अनुमान भी लगाया था। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के सही कारणों का पता लगाया। इसके अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लगता है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। इसी कारण आर्यभट्ट ने राहु केतु द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रस्त लेने के सिद्धांत का खंडन किया और ग्रहण का सही वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिका तथा आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। आर्यभट्ट के बाद 6वीं शताब्दी में बरहमील नाम के खगोल वैज्ञानिक हुए। विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को धरातल से बांधे रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बरहमील का कहना था कि पृथ्वी गोल है। इसके अंतराल पर पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, नगर आदि फैले हुए हैं। पंच सिद्धांत, धातिका और सूर्य सिद्धांत उनकी खगोल विज्ञान संबंधी पुस्तक। इनके अतिरिक्त बरहमील ने वसीता और विजातक नाम की पुस्तक भी लिखी।
इसके बाद भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इनका कार्यकाल 7वीं शताब्दी से माना जाता है। वह खगोल वैज्ञानिक संबंधी गणनाओं से में संवत बीज गणित का प्रयोग करने वाले भारत के सबसे पहले महान गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रह्मगुप्त ने खंडन खादक नामक ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने विभिन्न ग्रहों की गति और स्थिति, इनके उदय और अस्त, युक्ति और सूर्य ग्रहण की गणना करने की विधियों का वर्णन किया। ब्रह्मगुप्त का ग्रहों का विज्ञान प्रत्येक वेद अवलोकन पर आधारित था। इसका मानना था कि जब कभी गणना और वेद में अंतर पड़ने लगे तो वेद के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए। यह पृथ्वी को गोल मानते थे तथा पुराणों में पृथ्वी की चपटी मानने के विचार की इन्होंने कड़ी आलोचना की। ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट ने अनेक सिद्धांतों के साथ पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के सिद्धांत के भी आलोचक थे। ब्रह्मगुप्त पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के सिद्धांत से सहमत थे। उन्होंने अनुसार वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी की प्राकृतिक कि वह उन्हें अपने ओर आकर्षित करें। ब्रह्मगुप्त के बाद खगोल विज्ञान में अस्कराचार्य का विस्तृत योगदान है। इसका समय 12वीं शताब्दी व गणित के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक 2 ग्रंथ की रचना की थी। खगोल अलविद के रूप में भास्कराचार्य की तत्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। इससे खगोल वैज्ञानिकों के ग्रहों की गति का सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। भास्कर ने एक तो गोल की सतह और उसके घनफल को निकालने के जर्मन जोसेफ केपलर के नियम का पूर्ण अभ्यास कर लिया था। दूसरे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में जन्मे आइंस्टाइन न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गणित अधिकतर खोज और आविष्कार जिन पर आज यूरोप को इतना गर्व है, एक विकसित गणितीय पद्धति के बिना असंभव थे। ये प्रवृत्ति भी संभव नहीं हो पाती यदि यूरोप भारी भरकम रोम अंकों में बंधकर में झगड़ा रहता। नई प्रवृत्ति को खोज निकालने वाला वह अज्ञात व्यक्ति भारत का पुत्र था। मध्ययुगीन भारतीय गणितज्ञों जैसे ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी, महावीर 9वीं शताब्दी और भास्कर 12वीं शताब्दी ने ऐसे कई खोजें की जिन्होंने पूर्ण जागरण काल या उसके बाद तक भी यूरोप अपरिचित था, जिसमें कोई मतभेद नहीं कि भारत में गणित की उच्च कोटि की परंपरा थी। आइए इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। अंकगणित हड़प्पा-कालीन संस्कृति के लोग अवश्य ही अंकों और संख्याओं से परिचित रहे होंगे। इस युग की लिपि के अब तक न पढ़े जा सकने के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भवन, सड़कों, नालियों, स्नानघरों आदि के निर्माण में अंकों और संख्याओं का निश्चित रूप से उपयोग हुआ होगा। माप तोल और व्यापार किए बिना अंकों और संख्याओं के संदर्भ था। हड़प्पा-कालीन संस्कृति की लिपि के पढ़े जाने के बाद निश्चित ही अनेक नए अर्थ उद्घाटित होंगे। इसके बाद वैदिक कालीन भारतीय अंकों और संख्याओं का उपयोग करते थे। वैदिक युग के एक ऋषि मेध तिथि 10 तक ही बड़ी संख्याओं से परिचित थे। वे अपनी गणनाओं में 10 और उनके अंक का उपयोग करते थे। और जो वेद संहिता अध्याय 17 मंत्र में 2, 10 करोड़, 10 अरब, 1 पर 12,000,000,000, 10 खरब
अरब नहीं खरब है, सॉरी, तक की संख्या का उल्लेख है। ईसा से 100 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथ अनुयोग द्वारा सूत्र इसमें असंख्या तक गणना की गई, जिसका परिणाम 10 के बराबर है। उस समय यूनान की बड़ी से बड़ी संख्या का नाम मिलियड था, जो 10 शत्रत थे, और रोम के लोगों की बड़ी संख्या का नाम मिली था, जो 100 अस्त्र थी। सुनने का उपयोग पिंगल ने अपने छंद सूत्र में ईसा के 200 वर्ष पूर्व किया था। इसके बाद तो सुनने का उपयोग अनेक ग्रंथों में किया गया, लेकिन ब्रह्मगुप्त 6वीं शताब्दी पहले भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने सुनने को प्रयोग में लाने के नियम बनाए, जिसके अनुसार शून्य को किसी संख्या से घटाने या उसे जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शून्य से किसी संख्या का गुणनफल की शून्य होता है। किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर उसका परिणाम अंत होता है। उन्होंने यह गलत कहा कि शून्य से विभाजित करो तो परिणाम शून्य होता है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि ये अनंत की संख्या होती है। अब यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो गया है कि संचार को संख्याएं लिखने की आधुनिक प्रणाली भारत ने ही दी है। ज्योमिति का विज्ञान हड़प्पा संस्कृति के लोगों को भी था। ईंटों की आकृति, भवनों की आकृति, सड़कों का समकोण पर काटना इस बात का द्योतक है कि उस काल के लोगों को ज्योमिति का ज्ञान था। वैदिक काल में आर्य यज्ञ की विधियों को बनाने के लिए ज्योमिति के विज्ञान का प्रयोग करते थे। संकल्प सूत्र में वर्ग और आयत बनाने की विधि दी हुई थी। भुजा के संबंधों को लेकर वर्ग के समान, आयत वर्ग के समान, वृत्त आदि प्रश्नों पर इस ग्रंथ में विचार किया गया। इसे त्रिकोण के बराबर वर्ग खींच ऐसा वर्ग बनाना जो किसी वर्ग का 2 गुना 3 गुना अथवा 1/3 हो, ऐसा वर्ग बनाना जिसका क्षेत्रफल उपस्थित वर्ग के क्षेत्र के बराबर हो, इत्यादि की रीतियाँ भी सुलभ सूत्र में दी गई है। आर्यभट्ट ने विद्युत की प्रवृत्ति और व्यास के अनुपात पाई का मान 3.1416 स्थापित किया है। इन्होंने पहली बार कहा कि यह पाई का सन्निकट मान है। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भारतीयों ने जो काम किया वह अनुपेय और मौलिक है। इन्होंने जो कोटिजो और उत्क्रमजो का आविष्कार किया। ब्राह्मील कृत सूर्य सिद्धांत 6वीं शताब्दी में त्रिकोणमिति का जो विवरण है उसका ज्ञान यूरोप को ब्रिक्स के द्वारा 16वीं शताब्दी में मिला। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में ने भी त्रिकोणमिति पर लिखा है और एक जो सारणी भी दी है। बीज गणित। भारतीयों ने बीजगणित में भी बड़ी दक्षता प्राप्त की थी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भस्कराचार्य, श्रीधराचार्य आदि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। बीजगणित के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियां है अनिवार्य वर्ग समीकरण का हल प्रस्तुत करना। निश्चय गणित के इतिहास में इस समीकरण के हल का श्रेय जॉन पेल 1688 ईस्वी को दिया जाता है और इसे पेल समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, परंतु वास्तविक यह है कि पेल से 1000 वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने इस समीकरण का हल प्रस्तुत कर दिया था। इसके लिए ब्रह्मगुप्त ने 2 प्रमेय ककाओ
प्रमेय ककाओ की खोज की थी। अनिवार्य वर्ग समीकरण के लिए भारतीय नाम वर्ग प्राकृतिक है। चिकित्सा। भारत में चिकित्सा विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा है। चिकित्सा शास्त्र के भेद तुल्य समान दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। भारतीय चिकित्सा प्रवृत्ति के विषय में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अर्धवेद से मिलता है। अर्धवेद में विधित रोगों का उपचार प्रयोग किए जाने संबंधी भोज्य सूत्र संकलित हैं। इन सूत्रों में विधित रोगों के नाम तथा उनके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के नाम भी दिए गए हैं। जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा के विषयों पर इसमें विस्तृत विवरण मिलता है। अर्धवेद के बाद ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व क्रिया चिकित्सा का चर संहिता और शल्य चिकित्सा का सुश्रुत संहिता मिलती है। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रमाणित और विश्वख्याति ग्रंथ हैं। चरक साहित्य। महर्षि चरक को काया चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है। चरक संहिता का औषधीय शास्त्र में आयुर्वेद पद्धति का आधार माना जाता है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का शस्त्र। चरण संबंधी इस बात को जानते हैं कि शरीर में हृदय का एक मुख्य अवयव है। उन्हें शरीर में रक्त संचार क्रिया का भी ज्ञान था। वह ये भी जानते थे कि कुछ बीमारियां ऐसी कीटाणुओं के कारण होती है जिन्हें हम आँखों से सीधा नहीं देख सकते। चरक संहिता तत्कालीन परीक्षित चिकित्सकों और चिकित्सालयों का भी विवरण मिलता है। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्हें चंपाजेय पाचन और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में बताया। चरक संहिता में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र में भ्रूण विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। चरक को आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों का भी ज्ञान था। उन्हें उन कारणों का पता जिससे बच्चों का लिंग निश्चित होता है। चरक संहिता का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में हुआ है। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत रचिता यह ग्रंथ भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति का विश्वख्यात ग्रंथ है। इस संहिता के सुश्रुत ने अपने से पहले के शल्य चिकित्सकों के ज्ञान और अनुभवों को संकलित कर एक व्यवस्थित रूप दिया। अपनी संहिता में उन्होंने लिखा है कि चिकित्सा विज्ञान को विद्यार्थी मित्र शरीर के विभेद से कार्य करे में कुशल बनाते हैं। सुश्रुत के अनुसार शव विच्छेदन का एक प्रक्रिया सुश्रुत के शल्य चिकित्सा के लिए 101 उपकरणों की सूची भी दी है। उनका कहना था कि इनके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार स्वयं भी उपकरण तैयार करने चाहिए, जिनकी सूची में चिमटियाँ, चाकू, सुइयाँ, लाशियाँ तक नालियाँ आकृति के वह सब उपकरण हैं जिसका प्रयोग आज का शल्य चिकित्सा करता है। शल्य चिकित्सा पहले उपकरणों को गर्म करके कीटाणु रहित करने के बाद भी उन्होंने कही है। सुश्रुत भुज नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में बहुत दक्ष थे। सुश्रुत के सारे संसार में आज प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में नाक, कान और होठ की प्लास्टिक सर्जरी का पूरा विवरण दिया गया है। चरक और सुश्रुत की ही परंपराओं को अनेक सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने आगे बढ़ाया। महर्षि अजय ने नाड़ी और श्वास की गति पर प्रकाश इसके औजार डाला। महर्षि पतंजलि ने योग से शरीर को निरोग रखने के उपाय बताए। आधुनिक चिकित्सक भी अब हृदय के रोगों के लिए रोग का सहारा लेते हैं। आचार्य जीवन भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा की विधियाँ बताई है।
विद्यज्य में गिने जाने वाले बाणभट्ट ने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता की रचना की थी, जिसमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान समाहित हो गया है। मध्वाकार रोग निदान और रोग लक्षणों पर प्रकाश डालने वाले पहले आचार्य थे। चरक संहिता के संपादक, दृढ़ बल और भाव प्रकाशन के लेखक भाव मिश्र चिकित्सा जगत के महान आचार्य थे। भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान के काफ़ी विकसित था। घोड़ों, हाथियों, गाय बैलों की चिकित्सा से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। शालिहोत्र नामक पशु चरित्र के है आयुर्वेद, असौ लक्षण शास्त्र तथा अवश्य प्रशंसा नाम के 3 ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें घोड़ों के रोगों और उनके उपचार के लिए औषधियों का विवरण है। इन ग्रंथों के अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में हुए। पालिके के हस्ते आयुर्वेद में हाथियों की शरीर संरचना तथा उनके रोगों का विवरण, उनके रोगों की शल्य क्रिया और औषधियों द्वारा चिकित्सा देखभाल और आहार का विवरण चख और सूतित की संहिताओं में भी मिलता है। भौतिकी। प्राचीन काल में भारत में अन्य विज्ञानों के साथ साथ भौतिकी का प्रचलन भी था। कांदक ऋषि ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही इस बात को सिद्धित कर दिया था कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। उन्होंने परमाणुओं की संरचना, प्रवृत्ति तथा प्रकारों की चर्चा की है। रसायन विज्ञान। भारत में रसायन विज्ञान का बहुत ही पुरानी परंपरा है। प्राचीन तथा मध्य काल में संस्कृत भाषा में लिखित रसायन विज्ञान के 44 ग्रंथ उपलब्ध हैं। नागार्जुन 10वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान पर रसरत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के बारे में यौगिक बने के प्रयोग दिए गए हैं। चांदी, सोना, टीक और तांबे के आश्रय भूवर्ग से निकलने और उन्हें शुद्ध करने की विधियों का विवरण भी दिया गया है। नागार्जुन परेशी से संजीवनी बनाने के लिए पशु और वनस्पति के तत्वों तथा अम्ल और खनिजों का उपयोग करते थे। वनस्पति नियमित तेजाबों में वे हीरे धातु और मोती गला लेते थे। नागार्जुन ने रासायनिक विज्ञान के काम आने वाले उपकरणों का विवरण भी दिया है। इसी ग्रंथ में अक्षवन, दुवन, उद्वद, पतन और भूगने का भी वर्णन है। नागार्जुन के अतिरिक्त भारत के महान रासायनिक शास्त्री विद्य का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने औषधीय रसायन का सिद्धित योग नामक ग्रंथ भी रचना की है। इसे विभिन्न रोगों के उपचार के लिए धातु के मिश्रण का विवरण दिया गया है। भारत में रसायन शास्त्रियों की 1ली और 2री शताब्दी तक ही रासायनिक फॉर्मूले खोज लिए थे। पारा के अयौगिक कार्बन, लवण और मिश्र धातुओं का प्रयोग मसालों से कई प्रकार के इत्र बनाए जाते थे। धातु विज्ञान। भारत में हड़प्पा कालीन संस्कृति के समय से ही अनेक धातुओं का प्रयोग होता आ रहा है। धातुओं को प्राप्त करने के लिए कई विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। धातुओं के अयस्कों की खोज के लिए भूविज्ञान की दक्षता अनिवार्य है। अयस्कों से धातु निकलने तथा उन्हें मिश्रित धातु बनाने के लिए रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान की दक्षता अपेक्षित है। भारत को प्राचीन काल से ही इन सभी विज्ञानों दक्षता प्राप्त। धातु विज्ञान में भारत की दक्षता उच्च कोटि की थी। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में पोरस ने 30 पौंड वजन का भारतीय इस्पात सिकंदर को भेंट में दिया। एक राजा दूसरे राजा को अनुपेय, दुर्लभ और अतिस्पृष्ट वस्तुएं भी भेंट करते थे। भारतीय इस्पात ऐसे ही अविश्व धातु थी। उस काल में भारतीय इस्पात इतनी कोटि का होता था कि विशेष प्रकार के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए तत्कालीन सभ्य देशों की उसकी बहुत मांग थी। दिल्ली में मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ
चौथी शताब्दी 1700 वर्ष की सर्दी, गर्मी और बरसात सहकर भी जंगहीन बना हुआ है। यह भारत के उत्कृष्ट लौह कर्म का नमूना है। महरौली के लौह स्तंभ जैसे ही लगभग 7-5 मीटर ऊंचा एक प्राचीन लौह स्तंभ कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं में खड़ा है। इस पर भी जंग का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। यही नहीं, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी के लगभग 10.5 मीटर लंबा और तथा 90 टन के भार वाला लौह का स्तंभ भी आज तक जंगहीन है। यही नहीं, इतने भारी स्तंभ को ढालकर बनाना ही भारत की मध्यकालीन प्रणाली की सम्यकारी उपलब्धियाँ हैं। लौह ही नहीं, सोना, चांदी, तांबा, टीन, मिश्रा जैसी अनेक धातुओं के आज से खोजने तथा उन्हें गोलाकार शुद्ध वस्तु प्राप्त करने में भारत वैज्ञानिकों को महारत हासिल थी। अनेक धातुओं को तो वह वस्त्र बनाकर औषधि के रूप में भी प्रयोग करते थे। रत्नकार भारत का रत्नकार भी उच्च कोटि का था। भारतीयों को वज्र, हीरा, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, वर्णीय, गर्जासे, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिका, पुष्प, केतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट, राजमेय, सौगंधिक, जंग, शंख, गोमेद, रुद्राक्ष, भलातक, धूरी, तथक, शीश, पलू, पलवाहर, गिरिवज्र, भुजंगमणि, वज्रमणि, हिटभिंग, पिंड, भ्रमर, उत्पल आदि रत्नों का ज्ञान था। इन रत्नों को भूमि या जल से निकाला उन्हें आभूषणों में जड़े जाने योग्य बनाना हमारे विज्ञान और अभियांत्रिक दोनों का ही कमाल था। हीरा संसार का उच्चतम पदार्थ है। इसे काटने के लिए उपकरण भी प्राचीन काल में भारतीयों ने विकसित किए थे। इनके अतिरिक्त जलयान निर्माण के मध्य काल तक भारत यूरोप से आगे वस्त्र निर्माण का भारत ने साधारण दस्ता प्राप्त की थी। शताब्दियों पहले भारत में कपड़े रंगने के 100 से अधिक वनस्पति और खनिजों से प्राप्त रंगों का उपयोग होता था। विज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं में भारत उच्च कोटि की उपलब्धता थी। 10वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने सशक्त उत्तर भारत को पद्माकृत कर दिया था। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता थी। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का किसे होश था। केवल दक्षिण भारत में कुछ भागों में वैज्ञानिक गतिविधियां चलती रही। अंग्रेजी के आगमन के बाद काफ़ी समय तक छुटपुट लड़ाई चलती रही। अंग्रेज़ों का लगभग पूरे भारत में आधिपत्य हो जाने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। आधुनिक भारतीय विकास की परंपरा का विकास। भारत में आधुनिक विज्ञान परंपरा का विकास मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से शुरू हुआ। यहाँ तक मुख्य बात रूप से ध्यान देने की है वह यह कि आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा से बहुत भिन्न नहीं है, बल्कि उसी को आगे बढ़ाने वाली एक कड़ी के रूप में विकसित हुई है। दोनों परंपराओं के विकास में एक मूलभूत अंतर है, वह है यांत्रिकी का विकास अपने ऊपर पड़ा कि प्राचीन भारतीय परंपरा ने भारत के विभिन्न देशों क्षेत्रों में तो काफ़ी तेज़ी से विकास कर लिया था, किंतु यांत्रिकी यानी मशीनी स्तर पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल नहीं की थी। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा यही से प्रधान वैज्ञानिक परंपरा में खुद को अलग कर लेती है। पूरे आधुनिक परिदृश्य को
देखें तो आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ रही है यांत्रिकी का विकास। अब तक जो भी प्राचीन उपलब्धियाँ थी उन्हीं को आधार बनाते हुए यांत्रिकी का विकास किया गया और यह परंपरा दुनिया में प्रचलित हो गई। फिर यांत्रिकी के विकास से विज्ञान के नए अनुसंधानों के आने के रास्ते खुले, जैसे कंप्यूटर के विकास से रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान आदि हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग में आसानी हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा के एक साथ पूरी दुनिया में प्रसार के पीछे मुख्य कारण था दुनिया के ज़्यादातर देशों में अंग्रेज़ों का राज। इसी प्रकार जिस भी यांत्रिक अथवा वैज्ञानिक परंपरा का विकास हुआ वह थोड़े से अंतर पर अथवा एक साथ पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। अंततः आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा ने देश और काल की सीमाएं भी तोड़ दी। इसी तरह अलग अलग देशों ने वैज्ञानिकों ने तो अपने स्तर पर वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की ही दूसरे वैज्ञानिकों की खोजों से प्रेरणा लेकर कई नई खोजें भी की और साथ ही दूसरों की खोज को भी आगे बढ़ाया। इस तरह भारतीय आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा के विकास का अध्ययन करते समय हमें मुख्य रूप से दो पक्ष पर ध्यान रखना आवश्यक है। आधुनिक भारत की मौलिक वैज्ञानिक परंपरा और आधुनिक भारत की मिश्रित वैज्ञानिक परंपरा। आधुनिक भारत की मौलिक वैज्ञानिक परंपरा। इस परंपरा के अंतर्गत उन वैज्ञानिकों खोजों को रखा जा सकता है जो भारत में जन्मे और भारत में ही रहकर इन्हीं के संसाधनों से यही वैज्ञानिक खोजें की और दुनिया के सामने मिसाल कायम की। वैसे तो अंग्रेज़ के आने के बाद ज़्यादातर वैज्ञानिक खोज अंग्रेज़ों के द्वारा ही की गई, किंतु उनके साथ साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रयोग किए और उपलब्धियां हासिल की। 14 नवंबर 1991 को केंद्रीय असेंबली में पारित प्रस्ताव CSIR की स्थापना इस दिशा का पहला कदम था। फिर 26 दिसंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदलियार और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों के फलस्वरूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CNIR यानी वैज्ञानिक एक प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई। हालांकि इतनी नींव अंग्रेज़ों के कार्यकाल में ही पड़ गई थी, परंतु कामकाज के सारे नियंत्रण अंग्रेज़ों के पास होने के कारण विकास कार्य नगण्य ही था। इसलिए हमारा देश लगभग हर वस्तु, सुई, टूथपेस्ट जैसी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी दूसरे देश पर निर्भर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभाजन के कारण तो और भी नुकसान पहुंचा। इससे सर्वाधिक क्षति सूत और जूट उद्योग को हुई। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत का वैज्ञानिक विकास देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ। उन्होंने देश के वैज्ञानिक विकास के लिए लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक स्टैंडर्ड जगाने का संकल्प लिया। अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने इस कार्य को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को सौंप दिया। जैसे डॉक्टर भटनागर ने संघर्ष स्वीकार, परिणाम स्वरूप उन्हें औद्योगिक अनुसंधान का प्रणेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों के लिए दिया जलाने वाला देश सर्वोच्च शांतिपूर्वक भटनागर पुरस्कार इन्हीं के नाम पर वैज्ञानिक को दिया जाता है। देश के समुच्च वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए डॉक्टर भटनागर के पथक
परिश्रम किया और उनके लिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भरपूर सहयोग मिला, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशाला की कड़ी स्थापित हो चली गई। इस कड़ी की पहली प्रयोगशाला पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला थी, जिसका उद्घाटन 3 नवंबर 1950 को पंडित नेहरू ने किया। इसके बाद में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा जमशेदपुर राष्ट्रीय धात्विक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। 10 जनवरी 1953 को नई दिल्ली में CMIR मुख्यालय का उद्घाटन हुआ। 1 जनवरी 1955 को जब डॉक्टर भटनागर की मृत्यु हुई, तब देश में विभिन्न स्थानों पर लगभग 15 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं की स्थापना हो चुकी थी और यह सभी प्रयोगशालाएं किसी न किसी उद्योग से जुड़ी थी। इस सभी प्रयोगशाला का उद्घाटन और शिलान्यास पंडित नेहरू द्वारा ही संपन्न हुआ। प्रयोगशाला को बढ़ती कड़ी ने नेहरू भटनागर प्रभाव कहा गया। विज्ञान के विकास की अत्यधिक रुचि लेने वाले पंडित नेहरू को आज भी आधुनिक भारतीय विज्ञान का जनक माना जाता है। वास्तव में विज्ञान के विकास में नेहरू का योगदान अविस्मरणीय है। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद वैज्ञानिक भारत का सपना साकार हुआ। भारत की तृतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों से आज स्थिति ये है कि विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विज्ञान की इस कड़ी में द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के अत्यधिक अन्न उपजाऊ अभियान ने जहां हरित क्रांति के द्वारा खोले, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई। परिणाम स्वरूप आज़ादी के बाद के इन वर्षों में कृषि, चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक संचार, अंतरिक्ष परिवहन और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण आज भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणीय है। कृषि से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक की कठिन यात्रा भारतीय वैज्ञानिकों ने सुविधाओं के अभाव में भी कितनी सफलतापूर्वक तय की, इसका प्रमाण हर क्षेत्र में कोई भी अद्भुत खोज और उपलब्धियां हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक क्षेत्रों में हलचल मचा दी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग रही है। देश की कुल आबादी के लगभग 70% व्यक्ति व्यवसाय से जुड़े हैं। भारतीय कृषि के व्यवसाय में 20वीं शताब्दी के 6वें दशक को मील का पत्थर कहा जाता है। डॉक्टर B.P. पाल, डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरनॉल के प्रयासों से भारत में आई हरित क्रांति की फलस्वरूप हम खाद्यान्न उत्पादन में विश्व के प्रथम स्तर पर। यूनियन ने रेशवत क्रांति द्वारा हमें दुग्ध उत्पादन में भी शिक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, तो पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन में हम स्वावलंबी बन चुके हैं। वर्ष 1905 में पूसा, बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिट की स्थापना से लेकर वर्तमान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तक हमने लंबा सफ़र तय करके कम समय से अधिक उपज देने वाली नई किस्म और संकर जातियाँ विकसित कर ली। क्या आप जानते हैं कि कपास की पहली संकर जाति भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की? कृषि वैज्ञानिकों ने अनुत्पादित खाद्य आवश्यकता पूर्ति तक पहुंचने के लिए अनुसंधान कार्य तेज कर दिए। चाय बनाई थोड़ी सी, जा बनाते दिमाग चाटती रहेगी। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए डॉक्टर होमी जागीर भामा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। जब से लेकर आज तक हुए विकास के फलस्वरूप हम खनिज अनुसंधान के लिए ईंधन निर्माण
वैध पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि, चिकित्सा उद्योग एवं अनुसंधान पर निर्भर हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्ग की भूमिका सराहनीय है। यहाँ हो रहे नित नए अनुसंधानों के कारण हम पोखरण का सफल परीक्षण कर विश्व की परमाणु शक्ति वाले देशों की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। विश्व के चौथे सबसे बड़े उद्योग इलेक्ट्रॉनिक के समुच्चय भारत में क्रांति ला दी है। इसके उत्पादन में तेजी लाने के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की। यह विभाग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में नीतियाँ तैयार करता है। सूचना प्रौद्योगिकी विशेष रूप से कंप्यूटर तथा संचार की दिशा में हो रहे विज्ञान के दूर संचार तथा कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल, सेलुलर, रेडियो, पैकेजिंग, इंटरनेट के आगमन ने सूचना और संचार के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन ला दिया है। प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारे सामने। इलेक्ट्रॉनिक विभाग संकल्प इसका लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचना और प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाना है। सीडेक द्वारा परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। परिवहन के क्षेत्र में हुई व्यापक प्रगति से लगभग सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा हुई है। यानी यही कारण है कि महीनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। प्रत्येक अनुसंधान और विकास के फलस्वरूप आज भारत नई तकनीकों और सुविधाओं के साथ प्रगति की ओर बढ़ रहा है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहनों के क्षेत्र में तीव्र विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में पहुंचने के लिए इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियां। आधुनिक युग में भारत में वैज्ञानिक के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयोग लगातार होते रहे, किंतु कुछ भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ। प्रमुख वैज्ञानिकों में जगदीश चंद्र बोस, सीवी रामन, होमी जहांगीर, भामा शांतिस्वरूप भटनागर, एम.एन. शाह, प्रफुल्ल राय, हरगोविंद खुराना आदि नाम उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र बोस ने उचित संसाधनों के उपकरणों का अभाव में भी अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने लघु रेडियो तरंगों का निर्माण किया। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रयोग उन्होंने मार्कोनी से पहले ही पूरे कर लिए थे। पौधों में जीवन के लक्षणों की खोज उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। सीवी राणा एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश किरणों और गुणधार्मिकता तथा आकाश और समुद्र के तरंगों की व्याख्या कर विशेष शोध किया। अपने शोध के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। एस रामानुजम असाधारण प्रतिभावान गणितज्ञ थे। गणितीय सिद्धांतों के क्षेत्र में उनके अनुसंधान के कारण उन्हें बहुत यश और ख्याति मिली। इसी विद्युत श्रृंखला में एक प्रसिद्ध वनस्पति और भूगर्भ शास्त्री विमल सैनी भी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का शिकार चुनने वाले वैज्ञानिकों में एम.एन. शाह, एस.एन. बोस, डी.एन. भाजिया और प्रफुल्ल राय के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियां। आज़ादी के बाद जहां भारत में समाज के हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया, वही विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों
का एक पृथक मंत्रालय बनाया गया। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अधीन रखा। नेहरू जी भारत के बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सब तरह के साधन और सुविधाएं जुटाई। उपलब्ध क्षमता और प्रोत्साहन के कारण 59 वर्षों में ही भारत ने विश्व के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की महानतम शक्तियों में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे माल के निर्यात से अब विश्व की सर्वाधिक मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में से एक बन गया। भारत ने वैज्ञानिक के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। खगोल विज्ञान में प्राचीन अध्ययनों के आधार पर ही भारत वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों में लगे हैं। आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने बलबूते पर उपग्रह बनाकर और अपने शक्तिशाली रॉकेटों से उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने में समर्थ है। पूर्व स्वदेश में निर्मित ध्रुवीय प्रक्षेपण यानी PSLV-C2 ने मई 1999 को 11:52 पर श्रीहरिकोटा एक सफल उड़ान भरी और एक भारतीय उपग्रह तथा 2 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत काफ़ी आगे पहुंच चुका है। इसके साथ ही भारत के दूर स्वदेशी नेटवर्क में 634 ग्रह शामिल हो गए हैं। हमारा ये दूर संवेदी नेटवर्क संचार का सबसे बड़ा दूर संवेदी नेटवर्क है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विकास संचार माध्यमों तथा रक्षा मसले संबंधित सफलताओं में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। आज भारत विभिन्न दूरियों तक मार करने वाले पोक्षपत्र बनाने में समर्थ है। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय सफलताएं मिली है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति है। परमाणु ऊर्जा का मुख्यतः उपयोग कृषि और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जा रहा है। परमाणु अंतरिक्ष से जुड़ा विषय इलेक्ट्रॉनिक है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बनाकर हम इस क्षेत्र में अग्रणी देश की पंक्ति में आ गए हैं। हम अब सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों का निर्यात विकसित देशों को भी कर रहे हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के परीक्षण इंजीनियरों की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में भारी मांग है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बलबूते पर भारत ने जलयान निर्माण, रेलवे उपकरण, मोटर उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि से अतीत सफलता प्राप्त की है। आज हम भारत की उद्योगशालाओं से बनी अनेक वस्तुओं का निर्यात करते हैं। आधुनिक भारत की विस्तृत वैज्ञानिक परंपरा तथा उपलब्धियाँ। आधुनिक विश्व के विभिन्न देशों में अलग स्तर पर वैज्ञानिक प्रयोग होते रहे हैं, जिसमें से अधिकांश प्रयोग और अनुसंधान ऐसे हैं जिन पर एक साथ कई देश काम कर रहे हैं। ऐसी दशा में कोई खोजें मिश्रित रूप से हुई और उनका अलग अलग स्तरों पर विकास हुआ। जैसे कंप्यूटर को ही ले लें। कंप्यूटर की खोज किसी एक वैज्ञानिक अथवा देश ने अकेले नहीं की, बल्कि इस पर एक साथ कई देश में अलग अलग स्तरों पर काम चलता रहा और आज कंप्यूटर को जो वातावरण रूप है वह विभिन्न देशों को विकसित वैज्ञानिक उपलब्धियों का विकास रूप है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ सराहनीय है। आज भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने दुनिया के कुछ गिने हुए अग्रणी देश में से एक है। कंप्यूटर आधुनिक विश्व की एक ऐसी उपलब्धियाँ है जो समाज के हर क्षेत्र के लिए क्रांति साबित हुआ है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग जगत हो, शिक्षा जगत को वैज्ञानिक अनुसंधान का काम हो अथवा घरेलू कामकाज।
हर जगह कंप्यूटर सहायक सिद्धांत हो रहा है। इसकी खोज से हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी है। पलक झपकते ही तमाम सूचनाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने लगी है और सूचनाओं के आधार पर निर्यात, नए प्रयोग के नए रास्ते भी खोले गए हैं। इस तरह चिकित्सा के अनेक में कैंट स्क्रैन, रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में मिसाइलें, रडार जैसे परमाणु अस्त्र, सूचना जगत में उपग्रहों, परिवहन के क्षेत्र में मोटर कारों, वायुयानों तथा कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उपकरणों और कृषि उपकरणों का विकास भी विस्तृत वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। भारत में इन क्षेत्रों में सहभागी है। आज भारत न सिर्फ दूसरे देशों से तकनीक लेकर अद्भुत कार्य कर रहा है, बल्कि मौलिक स्तर पर भी अपना योगदान कर रहा है। भारत हर प्रकार के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास में अग्रणी है। आपने क्या सीखा? भारत में प्राचीन काल से ही एक समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा रही है, चाहे वह भवन निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे खगोल विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान अथवा रत्न विज्ञान का हर क्षेत्र में भारत में प्राचीन काल से ही भारत विज्ञान का प्रयोग होता रहा है और दुनिया के सामने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परंपरा एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मौजूद रही है। आधुनिक काल में CSIR की स्थापना, उनके अंतर्गत राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, तैत्तिक प्रयोगशाला जैसे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे अभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक को अनुसंधान में काफ़ी सरलता हो गई। आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों में CV रमन, मेघनाथ साहा, शांति स्वरूप भटनागर, जमशेद चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, होमी जहांगीर भामा और हरगोविंद खुराना के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आधुनिक युग में भारत में मौलिक अनुसंधानों के साथ साथ विस्तृत वैज्ञानिक परंपरा का भी विज्ञान तेजी से हुआ है, जिसमें कंप्यूटर, मोटर कार, रक्षा उपकरण, कृषि उपकरण, चिकित्सा उपकरण आदि प्रमुख हैं। आज भारत कृषि, रक्षा विज्ञान, रसायन, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, सूचना आदि क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपकरणों के बल पर आत्मनिर्भर हो चुका है। योग्यता विस्तार: भारतीय वैज्ञानिकों तथा विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी खोजिए, उनकी खोजों के बारे में पत्र पत्रिकाओं में पढ़िए। आप चाहे तो उन्हें संग्रहित कर एक दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। आपके आसपास, घर, बाहर, हर जगह विज्ञान अपना खेल दिखा रहा है। उन्हें सूचीबद्ध कर पुस्तकालय से उनके खोजकर्ता के नाम जानिए तथा उनके बारे में पढ़िए। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।